हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग सीटेट पेपर 2 सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट कंसर्न के लिए एनसीईआरटी की समरी डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि क्लास 7 के जो 6 चैप्टर हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्लास 7 के अंतिम चैप्टर जो कि ज्योग्राफी का है उसकी समरी को डिस्कस करना है और इसी के साथ ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास 7 का जो आपका अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसका टाइटल है रेगिस्तान में जीवन। जब हम इसके टाइटल को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि ये रेगिस्तान होता क्या है। तो रेगिस्तान की डेफिनेशन या शब्दावली यहाँ पर आपको समझाई गई है कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान या विरल वनस्पति है। तो यहाँ पे आज आपको पढ़ना है विश्व के कुछ ऐसे ही रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में जहाँ पर कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं, और इन स्थानों को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र। और तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान ठंडे या गर्म हो सकते हैं, और रेगिस्तानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब इस चैप्टर में आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू रेगिस्तानों के बारे में समझाया गया है, जिनमें से एक एग्जाम्पल गर्म रेगिस्तान का है और दूसरा एग्जाम्पल ठंडे रेगिस्तान का है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको गर्म रेगिस्तान का दिया गया है, जिसमें कि डिस्कस किया गया है सहारा के मरुस्थल को। तो जो ये सहारा का मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला है। ऐसा कह सकते हैं कि ये उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे आपको भारत का जो क्षेत्रफल है वो भी याद दिलाया गया है। इसके अलावा ये फैला हुआ है 11 देशों में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कई बार आपको 11 की जगह 13, 14 कितने भी दे सकते हैं। तो सहारा का रेगिस्तान कुल मिलाकर 11 देशों में फैला हुआ है, जिनके नाम हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। तो ये कुछ जो है देश हैं जिनमें कि ये फैला हुआ है, और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 11 है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। हम लोग सोचते हैं जहाँ पर रेत ही रेत है वहीं पर मरुस्थल होगा, जबकि सहारा के मरुस्थल के बारे में ये सत्य नहीं है। सहारा का मरुस्थल बालू की विशाल परतों से नहीं बल्कि बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठारों से ढका हुआ है। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अब इनके बारे में देखिए, आपको एक और चीज़ बताई गई है कि सहारा का रेगिस्तान एक समय में जो है हरा भरा मैदान हुआ करता था, और इसके प्रमाण मिलते हैं यहाँ की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से कि यहाँ पर नदियाँ और मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानवर भी यहाँ पे थे। लेकिन यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र को जो है गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक टाइम पे ये जो है ग्रीनलैंड हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इस पर ऐसा हुआ कि आज ये रेगिस्तान में बदल गया है। और ये रेगिस्तान भी रेत वाला नहीं है, बल्कि ये बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी जो उत्थित पठार वाला है वो है। अब यहाँ पे आपको इसका पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरह से। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो हमारी कर्क रेखा है ये सहारा के मरुस्थल के लगभग बीच से गुजरती है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं, और नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। यहाँ के दिनों में जो है तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊंचा हो जाता है, जबकि क्या होता है कि रात को यहाँ का तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस दिन में तापमान होने के कारण यहाँ की रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, और इनके ताप विकर्ण से चारों तरफ सब कुछ गर्म ही गर्म हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो सहारा का मरुस्थल है ये दिन में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म और रात में हिमांक बिंदु के जितना ठंडा हो जाता है।
अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आज तक का सबसे अधिक तापमान सहारा मरुस्थल के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ पर नोटिस किया गया था और ये 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये फैक्ट मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि अभी तक का सबसे अधिक जो गर्म क्षेत्र है या सबसे अधिक तापमान है वो अल अजीजिया में नापा गया था। अब यहाँ की हम वनस्पति जात और प्राणी जात के विषय में देखते हैं। तो सहारा के रेगिस्तान में जो वनस्पति है उनमें प्रमुख रूप से कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया के पेड़ पाए जाते हैं। ये एकेसिया के पेड़ याद रखने हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों में मरुद्यान और खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऐसा कहाँ पाया जाता है? ऐसा वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है। इसके अलावा यहाँ पे ऊँट, लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा छिपकली भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सारे जानवर आपको याद रखने हैं। यहाँ पे घोड़ा वगैरह नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ से मछली के कंकाल भी मिले हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक टाइम पे यहाँ पर नदी या पानी या जल का स्रोत हुआ करता था। अब सहारा रेगिस्तान के लोग, तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले दो प्रमुख समुदाय हैं, बेदुइन और तुआरेंग। और ये जो हैं ये चलवासी जनजाति के लोग हैं जो कि बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये घोड़े को भी पालते हैं। अभी ऊपर आपको घोड़े के बारे में नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे घोड़े को ऐड कर लेना है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा उपयोग करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग भी ये लोग करते हैं चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए। अच्छा, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि गर्म मरुस्थल है तो ये लोग हल्के कपड़े पहनते होंगे, जबकि ये धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। अब सहारा में मरुद्यान जो है, सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। तो सहारा में क्या लोगों को निवास में मदद करता है? मरुद्यान और मिस्र की नील नदी घाटी। जल की उपलब्धता होने से लोग यहाँ पर खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पाई गई जिसके कारण से यहाँ के जो देश हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, वो है आपकी पेट्रोलियम या फिर तेल। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद को 3 देशों में पाया गया, यहाँ के अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इससे यहाँ पे तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले यहीं पे पाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे इस तरह की खोजें हो रही हैं तो वैसे वैसे यहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ पर मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं और व्यापार के लिए, नमक के व्यापार के लिए ऊँटों के स्थान पर ट्रकों का प्रयोग हो रहा है। तुआरेंग जनजाति के लोग जो कि चलवासी जनजाति के लोग हैं, ये पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। और आजकल जो ये चलवासी जनजाति है ये शहरी जीवन की ओर जा रही है, जहाँ पर ये तेल और गैस के कार्यों में जॉब ढूंढ रहे हैं। अब हमने एक टर्म पढ़ा है मरुद्यान, तो इस ब्लू बॉक्स में मतलब याद कर लेना है, रट लेना है। इसमें मरुद्यान के बारे में आपको बताया गया है कि जब किसी स्थान की रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ पे गर्त बन जाता है। कभी कभी ये गर्त इतना गहरा होता है कि भूमिगत जल की सतह पर पहुँच जाता है और जो भूमिगत जल है वो सतह पर आ जाता है और यहीं पर मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और इनके आसपास लोग निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये जो मरुद्यान है ये असामान्य रूप से बड़ा हो सकता है। इसका एक उदाहरण है मोरक्को में पाए जाने वाला टैफिलालेट मरुद्यान। तो ये आपको याद रखना है कि मोरक्को में कौन सा मरुद्यान पाया जाता है, यह है टैफिलालेट। और ये एक विशाल मरुद्यान है जो कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने देखना है ठंडे रेगिस्तान, जो कि हमारे अपने प्यारे देश भारत में पाया जाता है। और वर्तमान में जो एक यूनियन टेरिटरी, जिस डेट में मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। हालांकि इसे एक स्टेट बनाए जाने के लिए कैंपेन भी चल रहा है, तो उसके बारे में शायद आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लद्दाख का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, जो कि ला और दाख दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, यानी पर्वतीय दरियाओं वाला देश। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो लद्दाख के लिए प्रयोग की गई है। यहाँ पे देखिए, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी बर्फ से ढकी हुई भूमि। तो लद्दाख के दोनों नाम ला प्लस दाख और खापाचान, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब लद्दाख की स्थिति हम पिक्चर में देखेंगे, उससे पहले लद्दाख को देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है, ये याद रखना है। उत्तर में कराकोरम, दक्षिण में जास्कर। इसमें अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है, और ये नदियां गहरी घाटियों और महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ भी हैं, यानी बर्फ की नदियाँ भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गैंगरी हिमानी। अब लद्दाख की ऊंचाई जो है वो कारगिल में 3000 मीटर और कराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक है। तो याद रखना है कि लद्दाख की ऊंचाई उत्तर में 8000 प्लस और जो कारगिल है यहाँ पर 3000 मीटर लगभग है। इसके अलावा ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है। हमने देखा था कि वायुमंडल में जो वायु की डेंसिटी है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इस कारण से यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक तीव्रता से पहुँच पाती हैं, और इसी कारण यहाँ पर गर्मी की अधिक तीव्रता महसूस की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक रहता है, जबकि रात का तापमान जो है वो 0 से -30 डिग्री तक चला जाता है। और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, जो कि हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि ये हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब फ्रेंड्स, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक पर्वत है और यहाँ पे आपकी जो मानसूनी पवनें हैं या वायु है वो टकराई, तो जो इन बादलों में वर्षा थी वो सारी यहीं पर हो जाएगी। इस कारण से यहाँ से सूखी गुजरेंगी, तो ये वाला क्षेत्र कैसा, ये बिना बारिश के रह जाएगा। तो इसी तरह से लद्दाख है, इसी तरह से हमारा जो भारत का दक्षिणी भारत का पूर्वी घाट का जो पूर्वी भाग है वो भी वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है, इसी कारण से यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लद्दाख का जो मरुस्थल है वो दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिंधु नदी भी दिखाई गई है, जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं। अब यहाँ पे वर्षा होती कितनी है, तो ये मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलने वाले तप का अनुभव करता है। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को याद रखना है कि यहाँ बर्फीले हवाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तेज जलने वाले सूर्य के ताप का भी अनुभव होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सीटेट में पूछा गया है कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपका एक पैर छाया में हो, तो आप एक ही समय पर ऊष्माघात यानी कि गर्मी से जलन और तुषार उपघात, बहुत अधिक ठंड से ग्रसित हो सकते हैं। ये लद्दाख का अन्य नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ और प्राणी मिलते हैं, तो यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ की घाटी में एक सरपत, जिसको हम विलो कहते हैं, और पॉपुलर, जिसके की दियासलाई की माचिस की जो तिल्लियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, ये दोनों पेड़ मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ जो है वो उगाए जाते हैं। अब लद्दाख में बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां भी नजर आती हैं, जिनमें से कुछ जो है प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन और हूप। ये कुछ 5 से 6 पक्षी हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और एक पश्मीना भेड़, आप लोग ऑलरेडी सीटेट पेपर 1 के लिए पढ़ के आए होंगे, वो सब कुछ पाए जाते हैं। ये इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पालते हैं।
याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है, और पश्मीना भेड़ या फिर अन्य प्रकार की जो भेड़ और बकरी हैं उनके बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए होता है। अब यहाँ पे चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक जीव के बारे में बताया गया है, जिसका कि शिकार शाहतूश नामक उसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में अत्यधिक हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है? एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका कि शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है। अब यहाँ के लोगों के बारे में देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत या विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। अब यहाँ लद्दाख के लोगों के बारे में देखिए कि लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच हम कई समानताएं पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर जो लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ होते हैं, इनको परंपरागत रूप से गोपा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य मठों का नाम है हेमिस, थिक्से, ले और लामा गुरु। यहाँ पे एक असम के मठ का नाम देकर आपको कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो इन चारों मठों का नाम आपको हेमिस, थिक्से, से एवं लाम गुरु याद रखना है। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में मटर, जौ, सेम और सलजम की खेती की जाती है, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर जीवन इतना कष्टकारी होता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल खेतों और घरों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग ए के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है आपको लद्दाख की राजधानी लेह को जो है कहाँ से, जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लेह को कश्मीर घाटी से कौन जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, और इसके बीच में पड़ता है जोजिला दर्रा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है, जिनमें से रोहतांग, बारालाचा, लुनगालाचा और टंगलंग, ये 4 जो हैं दर्रे महत्वपूर्ण हैं। और ये राजमार्ग जुलाई से सितंबर के मध्य ही खुलता है, जब यहाँ से बर्फ़ को पूरी तरह हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। अब यहाँ के मुख्य क्रियाकलापों में आता है पर्यटन। देश विदेश से यहाँ पर अनेक पर्यटन आते हैं, क्योंकि बर्फ़ सभी को देखना पसंद है। गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों की सैर और उत्सवों अनुष्ठानों को देखना यहाँ के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीतीय जीवन में भी जो है परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण लोग यहाँ पर आवश्यकता अनुसार और मितव्ययी रूप से ही इनका उपयोग करते हैं, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी की NCERT कंप्लीट होती है। तो चलिए इस चैप्टर के MCQ भी देख लेते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी किस जाति के हैं? तो ये बौद्ध और मुस्लिम हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे विरल वनस्पति, उच्च तापमान पाया जाता है। लद्दाख में जो है हेमिस प्रसिद्ध है। तो हेमिस क्या होते हैं? हेमिस हमारे बौद्ध मठ होते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। और मिस्र अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि मिस्र में नील नदी की घाटी में जो है कपास जो यहाँ की प्रसिद्ध है वो उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो मरुद्यान क्या होते हैं? मरुद्यान जो है ये जल के साथ गर्त के निर्माण से बनते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क हो जाएगा, यहाँ पे जो 4th ऑप्शन है। इसके बाद बेदुइन क्या है? तो बेदुइन जो है आपकी सहारा में पाई जाने वाली एक जनजाति है। तेल कहाँ पे पाया गया? ये लीबिया और 3 देशों में पाया गया था, लीबिया, मिस्र और तीसरा आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे ये ग हो जाएगा। इसके बाद गेगरी क्या है? तो गेगरी एक हिमनद है, एक बर्फ की नदी है। इसके बाद लामायुरु, लामायुरु एक बौद्ध मठ है। तो ये 2nd ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो ये बुक है ये कंप्लीट हो गई है। कल से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की, और फिर हम लोग क्लास 8 की पॉलिटी और ज्योग्राफी को करने के बाद कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को आप लोग कर्न से पढ़िएगा। पहले हम मॉडर्न करेंगे, फिर एनिशिएंट और मेडिवियल को करेंगे।
तो फ्रेंड्स इसी क्रम में आपकी सारे जो एनसीईआरटी हैं मैं कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और होमवर्क एज यूजुअल आपको पता ही है कि पिछले 3 से 4 सालों के प्रीवियस ईयर से आपको इस चैप्टर के कुछ 3 से 4 क्वेश्चन निकालने हैं। तो ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट आपसे पूछता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।